Hello friends, welcome to PDW. Today we are going to discuss the latest development in Pakistan that is related to the new amendment to clip the wings of Pakistan higher judiciary. But before that, we would like to request you, to those who have not subscribed the channel, please do it now so that if there is any new video uploaded, you will have immediate notification regarding that. दोस्तों, आप सबको मालूम है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत उसमें जो चेक्स बैलेंसेस होते हैं हमेशा देयर इज ए सिस्टम ऑफ चेक्स बैलेंसेस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेटिव, ताकि अगर एक के एक्सेसेस हो या जुडिशियरी अगर अपना ओवर रीच कर रही है, अपनी जो मैंडेट है उसके बियॉन्ड जा रही है, तो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेपलेस उठा सके, या यदि एग्जीक्यूटिव कोई एक्सेसेस करती है तो जुडिशियरी उसके जो भी मेजर्स हैं वो काउंटर मेजर्स ले सके। तो इस तरह से देखें कि हमेशा किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा एक दूसरे को काउंटर करती रहती है, एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाई रहती है। और लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी दो अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो तीन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, ये तीनों डिस्टिंक्ट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इसमें कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस पार्टी या अलायंस के जो मेजोरिटी होती है उसी का गवर्नमेंट भी बनता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कन्फ्रंटेशन या टसल जो होता है वो डायरेक्ट जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो अगर हम देखें तो सारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी, चाहे वो इंडिया हो या यूएस हो या पाकिस्तान हो, सब जगह एक टसल चलता रहता है। वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो जैसे हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, इंडिया में भी देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये टसल चला रहा। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि भाई जुडिशरी का काम है कि अगर कोई गलती हुई है एग्जीक्यूटिव से, तो उसका काम है कि इसको हियर एंड देयर दे कैन करेक्ट इट, बट इट शुड नॉट ट्राई टू बी ए सुपर पार्लियामेंट, ताकि ये जो लेजिस्लेटिव के जो निर्णय है या उसके जो मेजर्स है उसको हमेशा काउंटर करे। तो यानी देयर शुड बी सम लिमिट टू द जुडिशियल ओवररीच। लेकिन कुछ दिनों के बाद, या जब इंदिरा गांधी के टाइम में बात आई, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में एक आइडिया इसी तरह से कमिटेड जुडिशरी का हुआ। कमिटेड जुडिशरी का मतलब कि जुडिशरी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट the policy and programs of the government. It should interpret the laws as well as the constitution in such a way that it doesn't go against the policy of the government. And इसी के कारण बहुत सारे जो इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने अपनाया, ताकि देयर शुड बी अलाइनमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमेशा इंदिरा गांधी कोट करती थी कि यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का, जो जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट में हमेशा करते थे कमिटमेंट को का, एक कमिटेड जुडिशरी की बात वो भी क्या करते थे। इवन उसके बाद अगर हम देखें तो लेटेस्ट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन हुआ, एनजैक एक्ट पास हुआ 2014 में, और इसके तहत जो अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है वो कॉलेजियम सिस्टम, उसको रिप्लेस करने की बात हुई कि देयर विल बी ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दैट विल अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में भी हमेशा ये जुडिशरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल होता है। लेकिन अभी हम ये इंडिया की बात नहीं करने जा रहे हैं, अभी हमारे जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ एक घटना घटी है। वहाँ काफ़ी टाइम से जो हायर जुडिशरी है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं,
वो अपना assertive stance ले रहे थे. They didn't have any compunction in taking on the army as well as the government there. और इस बीच बहुत सारे ऐसे निर्णय जुडिशरी ने ली जो बड़ा ही अनकम्फर्टेबल था. फॉर एग्जाम्पल जो फरवरी जनरल इलेक्शन हुए फरवरी 2024 में, उसमें जो पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें कुछ तो जनरल सीट्स हैं और कुछ रिजर्व सीट होते हैं. तो जनरल सीट में तो डायरेक्ट कंटेस्ट होता है, सभी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है. लेकिन ये जो रिजर्व सीट्स है वहाँ टोटल जो सीट्स हैं वो 266 हैं नेशनल असेंबली के. उसमें से जो 70 सीट्स हैं वो रिजर्व सीट माना जाता है. उसमें 60 सीट्स वुमेन के लिए और 10 सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए. और इसका जो अलॉटमेंट होता है जो रिजर्व सीट का, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन पार्टी का कितना, जो बाकी जो जनरल सीट्स है उसमें कौन पार्टी कितना अपना सीट जीत पाई है, उसके आधार पर होता है. लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड किया कि भाई जो मेन अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी, वो सबसे अधिक जो सीट जीती. लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया नो, दिस पार्टी इज नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसके ये सीट नहीं दिया जा सकता. इसके विरुद्ध हुए, पहले तो पेशावर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए. सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में दे दी, पीटीआई के फेवर में, कि नहीं पीटीआई जो है वो इसके लिए एलिजिबल है एंड दिस शुड बी गिवन टू देम. इसके अलावा मिलिट्री के अगेंस्ट में भी जजमेंट आया. ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा, उनका एक जजमेंट आया था. और उस जजमेंट में उन्होंने जो आईएसआई को डायरेक्टली ब्लेम किया था. ये जो तहरीक टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसके जो राइजेस में, क्योंकि उनका कहना था कि भाई आईएसआई वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रॉपिंग अप दिस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द सिविलियन गवर्नमेंट. तो इसके कारण मिलिट्री को काफ़ी तकलीफ थी. उसके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट थे जिसमें मिलिट्री इट वाज नॉट हैप्पी विथ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो इसके कारण ये जो जुडिशरी एज वेल एज कह सकते हैं कि इसके जुडिशरी के जो ये रिसेंट जजमेंट्स हुए हैं उसके कारण सिविलियन गवर्नमेंट एज वेल एज मिलिट्री दे केम टुगेदर. एंड जब जो न्यू चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात होने लगी, क्योंकि ईसा जो काजी फैज ईसा ये रिटायर होने वाले थे और उसके जस्ट पहले इन लोगों ने आपस में प्लान किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो न्यू जज है, क्योंकि अभी तक जो होता था वो पाकिस्तान में सीनियरिटी के बेस पर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता था. जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली दे विल बी द ही विल बी द चीफ जस्टिस. लेकिन इन लोगों ने अपना आपस में प्लान करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहता था, जिसके कारण जुडिशरी के जो मैकेनिज्म है अपॉइंटमेंट का या ट्रांसफ़र का, इन सबों को चेंज किया जा सके. तो और उसमें भी इन लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जुडिशल रिफॉर्म को लाने के लिए, लेकिन वो मेजॉरिटी जो रूलिंग पार्टी है उसके पास नहीं थी. तो इसमें इसी के कारण उन्होंने क्या किया कि बड़ा ही सीक्रेसी का सहारा लिया और जो यूज ऑफ फोर्स होते हैं, जो कोर्सिव मेजर्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स, उसको भी यूज़ किया. तो जब तक ये कह लें कि जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव असेंबली में या नेशनल असेंबली में जो ये बिल पेश किया गया, उस समय तक किसी को भी ये पता नहीं था कि एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाला है उसका रूप क्या है. किसी को हवा भी नहीं था. और इस तरह से सीक्रेसी, और साथ ही साथ है चूँकि गवर्नमेंट का इंटेंट था कि भाई जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो वो उसके अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि ऑटोमेटिक जो सीनियरिटी के आधार पर होता है वो हो. और सीनियरिटी के आधार पर जो जज अगर चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट होने वाले थे उनका नाम था कि मंसूर अली शाह, और वो काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड थे. तो दोनों ही को खतरा था. मिलिट्री को भी लगता था कि ये बहुत सारे ऐसे जजमेंट ले सकते हैं जो मिलिट्री के फेवर में नहीं हो, और इसको सिविलियन गवर्नमेंट को भी शहबाज शरीफ
गवर्नमेंट को भी लग रहा था कि भाई ये जो मंसूर शाह है, ये हो सकता है कि जो भी केसेस हैं ये पीटीआई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, पीटीआई के अगेंस्ट में, उसके फेवर में जजमेंट दे सकता है। या क्योंकि उनको भी मालूम था कि जो पीटीआई के अगेंस्ट में जो केसेस लॉन्च फाइल किए गए हैं, बहुत सारे केस जो फ्लिमसी ग्राउंड्स पर हैं, दे कैन इजिली, दे कैन नॉट स्टैंड स्क्रूटनी इन द सुप्रीम कोर्ट। और इसीलिए उन लोगों को भी फियर था, साथ ही साथ उन लोगों को भी ये भय था जो जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ उसमें बहुत सारे घपलाबाजी हुई थी। और इवन पीटीआई ये कह रही थी कि ये जो जनरल इलेक्शन है वो काफ़ी रिग्ड है। तो इस तरह से सिविलियन गवर्नमेंट को भी फियर था और मिलिट्री को भी इस इशू पर फियर था। इसलिए दोनों ने कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित करवाया पार्लियामेंट से। अगर हम इस अमेंडमेंट के तहत देखें तो जो मेजर स्टेप्स हैं वो 3-4 हैं और वो काफ़ी जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी डैमेजिंग है। सबसे पहले पॉइंट यह है कि जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट पहले तो सीनियरिटी बेसिस पर ऑटोमेटिक हो जाता था, अब हुआ कि नहीं, इट विल बी डिसाइडेड बाय ए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमिटी विच विल हैव 8 मेंबर्स फ्रॉम नेशनल असेंबली, 4 फ्रॉम द सीनेट। तो ऑटोमेटिकली हो गया कि ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि उनको जो सिलेक्ट करना है वो पैनल ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उसमें से कोई भी चूज किया जा सकता है। तो अभी अगर अब हम देखें तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मंसूर अली शाह है, ये ही वाज सपोज टू बी द चीफ जस्टिस, बट उसकी जगह पर आया अफरीदी को चुना गया। और ये अफरीदी हैं, ये बहुत सारे इसके जो रिसेंट जजमेंट आए थे वो काफ़ी प्रो गवर्नमेंट या प्रो मिलिट्री कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे इसके पीटीआई पार्टी के कैडर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उन लोगों ने जो इमरान खान के आउस्टर के बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया था। और इसके लिए मिलिट्री चाहती थी कि वी शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर सिविलियंस, इसलिए ताकि वो फ्यूचर में कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं ले। और इसी के कारण मिलिट्री उन सारे लोगों को जो भी एक्यूज थे उसको कोर्ट मार्शल करना चाहते थे। तो अभी ये जो अफरीदी है ये भी उस बेंच में थी, और इन्होंने बिगिनिंग में तो अपोज किया था लेकिन बाद में अपोज नहीं किया। बाद में इट अलाउ द मिलिट्री टू कोर्ट मार्शल सिविलियंस। और इसके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट हैं जो अफरीदी का है वो प्रो गवर्नमेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मेजर डिसीजन हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं उसके अनुसार हो। दूसरी बात हो गया कि उसने जजेस के अपॉइंटमेंट का भी चेंज कर दिया। पहले होता था कि जुडिशियल कमीशन होता था और उस जुडिशियल कमीशन में उसके जो कंपोजिशन है उसको भी चेंज कर दिया, ताकि ये अभी जो न्यू अमेंडमेंट के तहत अभी जो जुडिशियल कमीशन में वो 5 जजेज हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो है, उसके अलावा 3 जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। इसके अलावा जो 8 होते हैं उसमें एक तो बार काउंसिल का एक लेयर होगा, और बाकी जो 7 होंगे वो मोर और लेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो जजेस के अपॉइंटमेंट के जो प्रोसीजर है उसको भी पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले ली। और इसका मतलब हुआ कि भाई वही जज बन सकता है जिससे जो गवर्नमेंट के लॉयल होगा और जिससे गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राप्त होगा, और गवर्नमेंट उसी को सपोर्ट करेगी जो उसके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लेना प्रेफर करेगी। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज़ कर दिया गया ये जुडिशियल कमीशन में चेंजेस ला करके। और इससे भी अधिक जो हैरान करने की बात है कि उसने ये जो जुडिशियल कमीशन जो ऑलमोस्ट दैट इज डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल अपॉइंटीज, तो उसे ये अधिकार दे दिया गया कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उसके परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का, जैसे ही परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की बात आ जाती है और इवन दैट इज बाय द पॉलिटिकल अपॉइंटीज,
तो नेचुरल है कि कोई भी जज ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हर जज की एक तमन्ना होती है कि वो भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और इसके लिए उसे ऑलवेज दे विल हैव टू ट्राई टू कीप द गवर्नमेंट इन गुड ह्यूमर। नहीं तो उनका हो सकता है कि भाई नेगेटिव इवेल्युएशन हो जाए और उसके कारण वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं सकता है। तो ये, और जो जजेस का, ये जो चीफ जस्टिस का टेन्योर भी घटा दिया गया। अब वो मैक्सिमम 3 ईयर्स रह सकते हैं। अगर वो अनकंफर्टेबल और इवन अनप्लीजेंट डिसीजन भी लेते हैं तो मे बी आफ्टर 3 ईयर्स ही विल बी रिमूव्ड, ऑटोमेटिकली ही विल बी गॉन। और जो न्यू जजेस आएंगे, न्यू चीफ जस्टिस आएंगे, ही विल हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो इस तरह से हम देखें कि कई सारे मेजर्स लिए गए, और इवन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल जो प्रोसेस में चेंजेस ला करके गवर्नमेंट एंड मिलिट्री दोनों ही ने ऐसा सीन खड़ा कर दिया कि भाई फ्यूचर में कभी भी जुडिशरी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मिलिट्री को या जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको चैलेंज कर सके। और लेकिन इसका बड़ा ही ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ऑलमोस्ट कंडेमेशन हुआ है। मीडिया में भी काफ़ी हुआ, जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने तो अपने एडिटोरियल में कहा कि भाई ये मैन्युफैक्चर्ड मेजोरिटी है जिसके थ्रू ये पास हुआ है। और इवन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, उसने भी इसको कंडेम किया। उसके बाद इवन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये जो वॉल्कर टर्क है, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इरोड करता है और द कोर्ट्स वोंट बी एबल टू वर्क इफेक्टिवली अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ देयर इज ए नीड टू बी। तो इस तरह से हम देखें कि गवर्नमेंट ने बेसिकली ये जो जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी के उसके जो विंग्स हैं पूरी तरह काट दी। और कह सकते हैं दूसरी में कि उस ये जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली ये डिफाइन कर दिया गया, इट कैन नॉट हार्म और इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द विशेज ऑफ द गवर्नमेंट। और ये इस तरह से हम देख सकते हैं इवन कॉमन मैन, जहाँ सिस्टम में बहुत सारे जो गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, या जहाँ मिलिट्री जो अपने को से कि इट इज द सुप्रीम पावर और सुप्रीम अथॉरिटी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, इसलिए कि अब तो कोर्ट उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ही नहीं ले सकता है। तो अगर और मिलिट्री तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो किडनैपिंग के लिए, एब्डक्शन के लिए और भी बहुत सारे जो एंटी सोशल वर्क के लिए फेमस है। और अभी तक था कि भाई एटलीस्ट लोगों को विश्वास था कि इफ दे विल गो टू द कोर्ट दे विल हैव सम चांसेस ऑफ गेटिंग रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, माने आफ्टर द पैसेज ऑफ 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, I don't think there is any chance. You can go anywhere, you can move the court, but you won't have the chances of being successful in getting your problems resolved. तो इस तरह से गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों ने पूरी जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह ना ये कह दें कि निकम्मा बना दिया, जो कभी भी फ्यूचर में स्टैंड ले ही नहीं सकती है गवर्नमेंट या मिलिट्री के अगेंस्ट में। लेकिन अगर हम देखें कि अभी तो गवर्नमेंट को लग रहा है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को लग रहा है कि वी कैन सिक्योर आवर फ्यूचर, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इवन जुडिशरी बहुत उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। हमेशा जब भी मिलिट्री को हुआ तो उसे जस्टिफाई किए कोर्ट ने, और इन द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो इसलिए जुडिशरी का भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अभी की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान में वही गवर्नमेंट बनती है और इवन वही गवर्नमेंट पूरी अपना टर्म भी पूरा कर सकती है जिससे मिलिट्री का सपोर्ट है। अगर हम पिछली बार देखें तो इमरान खान गवर्नमेंट में आया था वो सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट के ही कारण, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था कि इमरान खान कभी प्राइम मिनिस्टर बनता। और उस कुछ ही दिनों के बाद जब इमरान खान और मिलिट्री के बीच अनबन शुरू हुई तो देखिए क्या रिजल्ट हुआ। इमरान खान वॉज सोन द डोर आउट। आज तो ये शहबाज शरीफ PMLN और PPP के साथ मिलिट्री का गठबंधन है और मिलिट्री का आई थिंक कह सकते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन है। लेकिन अगर कल ये सिचुएशन बदल जाता है,
फिर से दोनों के बीच कोई अनबन शुरू हो जाती है और मिलिट्री स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन इन्हीं पार्टीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ही तो सारे जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, इसको वीकन कर दिया। और इसके वीकनिंग के बाद ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि दे विल गेट एनी जस्टिस एनीवेयर व्हेन दे हैव द प्रॉब्लम्स, और ये इनके ही अगेंस्ट में जाएगा। और उससे भी यही बात है कि अगर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें जो ज़्यादा टाइम मिलिट्री रूल रहा है, तो फ्यूचर में कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को खतरा है, कभी भी सिविलियन वो कहीं जा नहीं सकती है, और कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट के पास इतना पावर ही नहीं होगा, और कोर्ट इतना माने कह सकते हैं कि कड़ा रुख अपना ही नहीं सकते मिलिट्री के अगेंस्ट में। तो ये बेसिकली ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है या पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी लीडरशिप है, ये लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे। अगर हम लॉन्ग टर्म देख, शॉर्ट टर्म में उनको बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर पोजीशन ऑन द लीवर्स ऑफ पावर, बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर बाउंड टू सफर, क्योंकि वो जब अभी वो रूलिंग पार्टी हैं, वे जब अपोजिशन में जाएंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगा, उन्हें इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी और किसी भी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशंस है उसे वीकन करना, वो किसी भी के इंटरेस्ट में ना, वो पार्टी सिस्टम के इंटरेस्ट में, किसी भी पार्टी के रूलिंग या अपोजिशन हो, क्योंकि ये चेंज तो होता रहता है। आज जो रूलिंग पार्टी है वो कल अपोजिशन पार्टी होगी, जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी होगी। तो इंस्टीट्यूशन को कभी भी वीकन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस या प्रेस फ्रीडम, ये सब उसका बेसिक टीनेट्स है, इट मस्ट बी देयर, अदरवाइज डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो अब तो ठीक है, अभी तो सिचुएशन है, लेकिन ये सारे जो चेंजेज आए हैं या एक तरह से कि रीअरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल हार्मनी हुई है, तो ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होता है। जब कोई नई क्राइसिस उभर के आती है, तब ये तीनों का जो कम्बिनेशन है और तीनों का जो रिलेशन है उसका रियल टेस्ट होगा, और उस समय पता चलेगा कि अभी का जो ये सिस्टमिक मेजर्स लिए गए हैं वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, जुडिशरी अभी भी अपना इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ये मिलिट्री किस तरह से जुडिशरी के साथ बिहेव कर रही है, या इवन द गवर्नमेंट हाउ डज इट वर्क इन फेवर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अगेंस्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इनकी क्या फितरत है। तो इस तरह से हम देखें कि किसी भी इवन पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए दिस इज नॉट ए गुड स्टेप। धन्यवाद।